दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अब हम देखेंगे कि भाषा को लेकर हमारे देश में क्या क्या राजनीतिक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में ठीक है किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया। तो शुरू करते हैं भाषा को लेकर राजनीतिक संघर्ष। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे देश जो 1947 में थी, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि ये ग्रीन कलर में हम सब देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारा हिंदी भाषी प्रदेश को शो करता है, ये ग्रीन कलर। तो ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है, ये काफ़ी मात्रा में भारत में बोली जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी बोली जाती थी। जम्मू कश्मीर में अलग था, पंजाब की अलग थी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो देखते हैं क्या क्या समस्याएं आई। सबसे पहले हमने ये जाना कि ब्रिटिश शासन के दौरान पूरे भारतवर्ष में जो संपर्क का माध्यम था, क्योंकि अंग्रेजों की जो मातृभाषा थी वो अंग्रेजी थी, तो वो चाहते थे कि भारत में भी जो लोग हैं वो अंग्रेजी बोले और पढ़ सकें। तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो संपर्क भाषा थी उसको अंग्रेजी ही रहने दिया। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि अंग्रेजी जो बोलने वाले लोग थे वो का एक छोटे वर्ग के लोग थे, छोटे वर्ग के लोग थे। अब ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं ये बहुत कम जनसंख्या में है। तो ब्रिटिश काल में हमने आंदोलन चलाया और हिंदी को राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया कि हम चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। ठीक है। लेकिन दूसरी जो भाषा थी उनके आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग अचानक से उठने लगी। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय था भारत के लिए। एक तरफ तो हम राष्ट्रीय गौरव की बात कर रहे थे जिसमें हिंदी को हम मुख्य धारा से जोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि अन्य भाषाओं के लोग भाषा के आधार पर अपने राज्यों का बंटवारा चाहते थे। तो ये जो है, अब देखिए कितनी अलग अलग भाषाएं हैं। उर्दू है, कश्मीरी है, हिंदी है, नेपाली है, असमी है ना, इंग्लिश है, मैतेल है, मिजो है, खासी, गारो, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, सिन्हला, है ना, मलयालम, कन्नड़। तो ये वो भाषाएं हैं जो भारत के या भारत के जो जिसको हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में बोली जाती है, पंजाबी, पश्तो। तो इनको बोलने वाले लोग भारत के ही आसपास रहते थे और भारत से ही संपर्क रखते थे। तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारत हिंदी का विरोध होने लग गया इस वजह से। और हम देखते हैं कि भारतीय संघ में जो देवनागरी लिपि है उसको हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन 25 जनवरी 1965 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पेपरों में आ जाती है कि संघ ने आधिकारिक उद्देश्यों और संघ यानी यूनियन और राज्य यानी स्टेट के बीच संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, इस बात को कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश वैसे तो एक है, लेकिन क्योंकि यहाँ भाषाएं बहुत सारी हैं तो भाषा के आधार पे राज्यों में जो संपर्क भाषा है उसको अंग्रेजी माना जा सकता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा थी। लेकिन जब 1965 नजदीक आया, अब देखिए 1965 जब नजदीक आया तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने हिंदी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 65 तक ही चलना चाहिए, ये आगे तक भी होना चाहिए। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने यह घोषणा की कि गैर हिंदी भाषी जो लोग हैं या प्रदेश है वो जब तक चाहे अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था उस समय, और इसकी वजह से आज तक भी हिंदी को एक आधिकारिक भाषा से अलावा, मतलब मातृभाषा के अलावा, देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से जो हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको किस तरीके से निपटारा किया गया, और हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनका पुनर्गठन किस तरीके से किया गया। तो हम देखते हैं जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था उसमें क्या क्या समस्याएं आने लगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद जो कमेटी बनी थी 1948 में, जिसमें नेहरू जी भी थे और पटेल जी भी थे, उन्होंने जो अपनी सिफारिश दी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव ही नहीं है, क्योंकि भाषा भारत में बहुत ज़्यादा है और ये इससे भारत में बहुत ज़्यादा विभाजन हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश
जो कि भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित किया गया। इसकी ये एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव लेके आया भारत की राजनीति में भाषा को लेकर। दरअसल क्या था कि तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए आंध्र राज्य के बनाया था और इसकी जो राजधानी थी उसको कुर्नूल बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा क्यों हुआ कि हमने मद्रास से उठाया आंध्र के लिए लोगों को, तेलुगु भाषी लोगों को। तो दरअसल इसमें तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के बाद जब राजाओं के रजवाड़े खत्म हो गए, हैदराबाद रियासत खत्म होने वाली थी, मैसूर, मद्रास ये सब रियासतें खत्म होने वाली थी। तो उस समय उन लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना जब हम जो तेलुगु भाषी लोग हैं जो कि भारत के 21 जिलों में फैले हुए थे, ठीक है, जिसमें से 9 जिले हैदराबाद के थे और 12 जिले मद्रास के थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने आप को एक साथ मिला के एक विशाल आंध्रा बना दें और जिससे कि हम सब भाषा के आधार पे एक ही राज्य कहलाएं। ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरतें भी एक है और हमारे साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। तो इसी को लेकर जो आंदोलन चला विशाल आंध्रा, जिसका नाम था विशाल आंध्रा या पृथक आंध्रा का जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या था, कांग्रेस के एक नेता थे, गांधीवादी नेता, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के आदमी थे, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी का भी मेन हथियार जो वो हुआ करता था वो भूख हड़ताल हुआ करता था। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें एक्टिव रहे और इन्होंने भूख हड़ताल बिल्कुल अपनी खत्म ही नहीं की, जिसके जिसके कारण ये भूख हड़ताल में ही इनको अपनी जान देनी पड़ी या भूख हड़ताल के कारण ये मारे गए। इस मौत के बाद जनता में एक बहुत ज्यादा गुस्सा उठा, जिसके बाद इन जनता ने बहुत ज्यादा आंदोलन और तेज कर दिया। और जो हमारे ये पोटी श्रीरामुलु जी के जो आंदोलन का जो परिणाम आया कि 1 अक्टूबर 1953 को एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन ही कर दिया गया। तो ये थी आंध्र प्रदेश बनने की कहानी। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अन्य राज्यों का निर्माण हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग फिर से जो भाषा के आधार पे हटा के दूसरा जो आधार लिया गया वो क्या था। थैंक यू क्लास।